आज मैं आपको बताऊंगा रोड मैप 500 करोड़ की कंपनी बनाने का। ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज की, जहां पे हम बात करेंगे कैसे आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना है, टीम को तैयार करना है और स्केल की तरफ जाना है। देखिए, जब आप 0 से लेकर 1 करोड़ तक जाते हो तब कभी भी आप लीडर्स हायर करने की मत सोचना, ये मत सोचना कि तब मैं ऑटोमेट करूंगा, तब ऑटोमेशन होगा नहीं। फाउंडर को पहले 1 करोड़ तक अकेले अपनी कंपनी को लेकर जाना पड़ता है विद राइट सिस्टम, पीपल एंड टीम। जब आप 1 करोड़ पे आ जाते हो, फिर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक आपकी लीडरशिप टीम अच्छी होनी चाहिए। वो टीम जो आपके साथ चीज़ों को स्केल करेगी, रेवेन्यूज को स्केल करेगी, क्लाइंट्स कस्टमर को लेकर आएंगे और कंपनी की ग्रोथ में काम करेंगे। 0 से लेके 1 करोड़ जाने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी का हर डिपार्टमेंट खुद देखना पड़ता है, हैंडलिंग खुद करना पड़ता है। होता है कि बहुत सारे फाउंडर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि मैं टीम लेकर आऊँगा, हायरिंग करूँगा, वो लोग काम करेंगे और हम 1 करोड़ पहुँच जाएंगे। नहीं, 1 करोड़ का एसओपी आपको खुद तैयार करना है ग्राउंड लेवल बैठ के, चाहे वो सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, वेबसाइट, एसओपी, हर चीज आपको खुद बनानी पड़ेगी। मैंने फर्स्ट जो वीडियो थी उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करा था इन सब चीज़ों को तैयार कैसे करना है। अब जो बिजनेस होता है वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में मर जाता है, डाई हो जाता है। क्यों? जब आप 1 करोड़ पे होते हैं, आपने खुद ने सब कुछ बनाया होता है। अब आप सोचते हो मैं टीम को दूंगा कैसे स्केल करने के लिए। जब आप टीम को चीज़ें दे नहीं पाते हो, 10 करोड़ तक आपको जाना है, आप बर्नआउट हो जाते हो और धंधा वहाँ खत्म और बंद हो जाता है। और कई लोग तो धंधा बेच के छोड़ के चले जाते हैं। जब भी आप 1 करोड़ पर पहुंच जाओ, उसके बाद अपनी कंपनी में लीडर्स लाना चालू कर दो, क्योंकि तब आप लीडर्स लाने के लायक हो। सेल्स का लीडर लाओ जिसका साल का टारगेट 10 से 15 करोड़ के रेवेन्यू का है। सर्विस डिलीवरी का या प्रोडक्ट डिलीवरी का लीडर लेकर आओ जो पूरे कंपनी के ऑपरेशन, प्रोडक्ट, सर्विस को संभालेगा। अब एक चीज समझो, मैक्सिमम बिजनेस क्यों ग्रो नहीं हो पाते हैं? क्योंकि फाउंडर 1 करोड़ के बाद भी सब कंट्रोल करना चाहता है। 1 करोड़ तक कंट्रोल आपका, उसके बाद कंट्रोल टीम का। 1 करोड़ के जाने के बाद आपको तुरंत अपनी कंपनी के अंदर नंबरिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा कि हर चीज के नंबर्स आप तक आ रहे हैं। डेली रेवेन्यू, प्रॉफिट, लीड, कन्वर्जन रेट, क्लाइंट रिटेंशन, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, बैंक में कैश कितना है, अगले हफ्ते कितना खर्च करना है, अगले नेक्स्ट 10 डेज में पैसा कितना आएगा और कितना आपके पास रनवे है कंपनी को चलाने के लिए। अब देखिए, 1 करोड़ तक जब आप आ गए ना, तब आपने एवरेज लोगों से कंपनी चला ली थी। बट अब आपको मार्केट से ए प्लेयर्स चाहिए जो आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा स्केल करे, ऊपर लेकर जाए। उसके लिए आपको इंटरव्यू में उनका एटीट्यूड, ओनरशिप, इंटेग्रिटी, ये सब देखना है। कई लोग हायरिंग में मिस्टेक क्या करते हैं, अच्छा बंदा है, इसको पहले 40,000 के मिल रहे थे, उसको वहां से तोड़ के 50-60,000 में अपने पास लेकर आ गए। वो गलती होती है। ये चीज समझो, उसको 40 मिल रहा था, आपके पास 50 में आया 10,000 रुपए के चक्कर में, कल कोई 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा, वहां पे उठ के चला जाएगा। तो आपको क्या देखना है? उसमें एटीट्यूड देखना है, इंटीग्रिटी देखनी है कि भैया ये वहां पे काम के चक्कर में छोड़ के आ रहा है, कंपनी बंद हो गई तो इस चक्कर में छोड़ के आ रहा है, ऐसे पैसों के लिए आ रहा है। क्योंकि जो एम्प्लॉय सिर्फ पैसों के लिए आता है, देखो पैसा बुरी चीज नहीं है, सब कमाते हैं, बट जो सिर्फ पैसों के लिए आता है, पर्पस के लिए नहीं आता, वो लंबा टिकता नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। तो वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी नई टीम के अंदर देखना हायरिंग करते समय कि क्या ये बंदा मेरे साथ कंपनी को आगे लेके जाएगा, इसमें मेहनत करने का दम है। क्योंकि देखो, जो मेहनत नहीं करना चाहता, इजी पोजीशन, इजी सैलरी ढूंढ रहा है, वो 6 महीने में आपका काम बिगाड़ के, धंधा बिगाड़ के किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेगा और वहां बैठ के आपकी बुराई कर रहा होगा। तो ये चीज देखो पहले देखना। और देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये चीज सोचते हैं कि मैं इन्वेंशन करूंगा, R&D लाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, बिठाओ, मना नहीं कर रहा हूं, बट और भी तरीके होते हैं स्केल करने के, पैसा बनाने के। हम बोर्ड को देख लो, अमन गुप्ता ने क्या करा? कोई इन्वेंशन करा नहीं, चाइना से सामान उठाया, ब्रांडिंग करी, अफोर्डेबल बनाया, प्रीमियम पैकेजिंग करी, इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आया, अमेजॉन के रिव्यूज को बेटर करा, फास्ट रिप्लेसमेंट और ऑफलाइन का एक्सपेंशन इन्होंने बहुत अच्छे से करा। 3-4 महीने में बहुत तेजी से ये मॉडल्स को लॉन्च करते गए। अपने नए नए घड़ी हो गया, इनके ईयरबड्स हो गए, बहुत सारी चीजें लॉन्च करी और तुरंत ये मार्केट के अंदर टॉप पे चले गए। तो देखो, आपको हर चीज को इनोवेट नहीं करना है। अगर कोई चीज आपके रीजन में अवेलेबल नहीं है, बट वो चाइना, अमेरिका कहीं और मिल रहा है, तो उसको इंडिया में लाओ, इंडिया के सबसे पैकेजिंग करवाओ और बेचो। उससे भी आप बिलियंस ऑफ डॉलर का स्टार्टअप और कंपनी बना सकते हो। अब मैं आपको पॉलीकैब का एग्जांपल दूं, तो इन्होंने हैवी एडवर्टाइजमेंट किया ही नहीं। मार्केट में क्या देखा कि बाकी ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट में खूब खर्चा करती है। इन्होंने मार्केट से जो डिसीजन मेकर है, वो है इलेक्ट्रिशियन, उसको बुलाया, उसको ट्रेनिंग दी, इंसेंटिव दिया, बोनस दिया, मिठाई दिया, सब कुछ दिया। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रिशियन हर घर में जाता, जहां जहां काम होता वहां पे बोलता, भैया काम करो, पॉलीकैब की वायर ले आओ। तो कंपनी ने क्या करा? जो चीफ डिसाइडिंग ऑफिसर था वो इलेक्ट्रिशियन था, जो घर बैठ के एसी, तार, लाइट, पंखा वो सब रिपेयर कर रहा है, वो सब ठीक कर रहा है। इंस्टेड ऑफ शाहरुख खान को हायर करना, सेलिब्रिटी को लाना, इन्होंने जो इलेक्ट्रिशियन था उसको हायर करा। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपके इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंसर कौन है। अब देखो, जैसे मेडिसिन होती है, मेडिसिन आज कोई सलमान खान को भी ले आओगे नहीं बिकेगी, समझ रहे हो? डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर लिखेगा तो मेडिसिन बिकेगी।
आर्किटेक्ट है वो लिखेगा तो सीमेंट सरिया जिस क्वालिटी का सामान आना है घर बनने में बिल्डिंग बनने में तो लगेगा। वैसे इलेक्ट्रिशियन कॉन्ट्रैक्टर लॉयर सीए हर एक इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंसर होता है, आपको वो पकड़ना पड़ेगा जो आपके धंधे के अंदर बहुत अच्छी सेल्स लेकर आएगा। अगर आप इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर को छोड़ के बाहर के इन्फ्लुएंसर लाओगे तो तेज ग्रोथ नहीं कर पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। एस्ट्रल पाइप्स की मैं आपसे बात करूं तो इन्होंने क्या करा, इंडस्ट्री के पेन पॉइंट को पकड़ा, देखा ये सबसे बड़ा है, इसको सॉल्व करते हैं, इससे बहुत अच्छा पैसा आएगा। इंडिया के अंदर पीवीसी पाइप ऑलरेडी बिक रहे थे, बहुत अच्छे मार्जिन से बिक रहे थे, मार्केट के अंदर बिक रहे थे, बट इन पर डस्ट आ रही थी, लीक हो रहा था, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। तो कंपनी ने क्या करा, सी पीवीसी पाइप का इनोवेशन करा, उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करा और वहां पे इनकी जो कॉस्टिंग थी कस्टमर की, मेंटेनेंस की, लीकेज की, सब कुछ खत्म कर दी, बिल्कुल डाउन कर दी। और प्लम्बर्स को उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी, बोनस दिया, इनाम दिया, इंसेंटिव दिया। उससे क्या है, हर प्लम्बर इन्हीं के कंपनी के सी पीवीसी पाइप के बारे में बोलता था। तो देखिए आपके इंडस्ट्री का जो लीडर है, आप उसको ट्रेनिंग दोगे, उसको रिटेन करोगे, पैसा ग्रोथ सब कुछ आएगा। जो कि ने देखो क्या करा, मार्केट के अंदर पहले अंडरवेयर बिकती थी, अब पहले अंडरवेयर 50-60 रुपए की आती थी, जो कि मार्केट के अंदर आया तो 400 रुपए के अंडरवेयर लेकर आ गया ना। वो एकदम प्रीमियम गया कि मैं 4000 की नहीं बेचूंगा, सिर्फ उसे 400-500 रुपए के रेंज में हमने आइटम्स को निकाला। अब ब्रांड अच्छा था, कंफर्ट अच्छा था, इसका एक्सपीरियंस अच्छा था, पैकेजिंग अच्छी थी, और फिर इन्होंने धमाधम इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी बांटना चालू करी, अपने जोकी के स्टोर्स बेचना चालू कर दिए। ये चीज़ बहुत जरूरी है। क्या आप एक मार्केट के अंदर जहां ऑलरेडी जमाया मार्केट है, वहां कस्टमर को समझ के कुछ प्रीमियम लॉन्च कर सकते हो, तो वो भी आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, कंपनी को धंधे को बड़ा बनाने के लिए। डीमार्ट को देख लो, पहले क्या था, फैंसी स्टोर थे, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिंपल बोला, हमारा स्टोर सिंपल, डिज़ाइन सिंपल, खुद का इन्वेस्टमेंट, लो लेबर पे एम्प्लॉयज़ को लेकर आए, उनको ट्रेनिंग दी, काम समझाया, और इनका आज बिजनेस 3x ग्रो कर रहा है हर साल। डीमार्ट प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ कर रहा है, लंबे समय से चलता आ रहा है, क्योंकि राधा किशन दमानी हफ्ते में 2 दिन जब धंधा शुरुआत करा था, तब हर अपने स्टोर पर जाते थे, चेक करते थे कस्टमर क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा, क्या उसकी प्रॉब्लम है। कई बार वो कस्टमर से डायरेक्टली पर्सनली फीडबैक लेते थे। और देखो इनका जो पैसा है वो 2-3-4 बार घूमता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, दूसरा स्टोर अगर 90 डेज में स्टॉक आउट होता है तो इनका स्टॉक 30 डेज में आउट हो रहा है। मतलब एक ही पैसों को, कैपिटल को 3 टाइम्स घुमा रहे हैं मार्केट के अंदर। उससे क्या है, जो 100 रुपए अगर 3 बार घूम रहा है और एक 100 रुपए से मेरा 10 रुपए बन रहा है, तो कॉम्पिटिशन 90 दिन में 100 रुपए से 10 रुपए बना रहा है, वहीं डीमार्ट उस 100 रुपए से 90 दिन में 30 रुपए बैठ के बना रहा है। इस चीज को देखना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए डीमार्ट ने फैंसी स्टोर को बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। नो फैंसी स्टोर, लोकेशन हम सिटी के आउटसाइड रखेंगे ताकि बड़ा एरिया मिले, सस्ता एरिया मिले, कस्टमर आ सके, रोड वो डेफिनेटली चेक करते, और कस्टमर को हम डिस्काउंट क्या दे सकते हैं। जब भी कस्टमर जाता है, वीक में एक बार जाएगा, सैटरडे संडे, महीने भर का या हफ्ते भर का सामान उठा के ले आएगा भर भर के, तो एक टाइम में ही इनको एक पर्टिकुलर कस्टमर से बहुत अच्छी सेल मिल जाती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, कॉस्टिंग है, टेक्नोलॉजी है, क्या उसका पेन पॉइंट है जिसको मैं सॉल्व करूं। गलत पेन पॉइंट को सॉल्व करोगे कस्टमर नहीं आएगा। समझो डीमार्ट अगर लग्जरी स्टोर्स खोलता तो वो आम आदमी को टैप नहीं कर पाता, सोचता भी तो भी नहीं कर पाता। क्यों, आम आदमी को मतलब नहीं लग्जरी स्टोर में जाने से, उसको तो डिस्काउंट से मतलब है, सस्ता ग्रोसरी का माल मेरे घर में है। अब जिसके तनख्वाह 50-60 हज़ार रुपए, महीने का ग्रोसरी का बजट उसका 15-20 हज़ार रुपए का है, तो वो ग्रोसरी में डिस्काउंट सोचेगा कि यार मेरा अगर 22,000 रुपए पर मंथ जा रहा है, डीमार्ट से वही सेम सामान मेरा 16,000 रुपए में आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पे 6,000 की बचत हो रही है। तो लोग बचत के बारे में सोचते हैं। लाल पैथ लैब ने भी ऐसे ही करा। उन्होंने क्या देखा, मार्केट के अंदर कुछ टेस्ट है जो हो ही नहीं पाते, कस्टमर को एक्सपेंसिव पड़ता है, यहाँ आसपास की सिटी में जाना पड़ता है, तो हब एंड स्पोक मॉडल लिया है। एक सेंट्रलाइज लैब बैठा दी रीजन सेंटर में, जगह जगह से इनके रिपोर्ट्स आती है, डेटाज आते हैं, जो ब्लड होता है इसका सैंपल आता है, वो एक सेंट्रल लैब में जाता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। एआई की मदद से आज के टाइम में रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं और बहुत तेजी से मार्केट के अंदर एक्सपेंशन कर गए। ये चीज़ समझो, हर जगह आपको फैक्ट्री लगाना, आउटलेट लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। कैसे मैं स्केल करूंगा, एक्सपेंशन करूंगा, क्योंकि देखो इनका जो लैबोरेटरी वो स्टेट में एक ही है, बट सेंटर पूरे स्टेट के अंदर बांट दी, जगह जगह पे, चाहे गांव हो, सिटी हो, जो एरिया हो, जगह जगह सेंटर बांट दिए। वहां से कलेक्शन होगा, लैबोरेटरी में आएगा, एक ही मशीन है, सब में टेस्टिंग हो जाएगी, 24 घंटे वो लैबोरेटरी चलती रहेगी। वहां से इनका आरओआई बहुत बढ़िया निकला। एशियन पेंट से मार्केट में क्या देखा, बार बार केमिकल वाटर प्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाओ कि भैया हमारा स्टॉक भी मार्केट में डेड हो रहा है, बाकी सबका भी हो रहा है। उन्होंने अपने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड सीएफओ को बुलाया, उनसे एनालिसिस निकलवाया, मालूम पड़ा कंपनी को हर साल 10 करोड़ से ज्यादा का, उस समय 1960 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, लॉस हो रहा था, क्योंकि इनका माल जो डेड हो रहा था। अब डेड कैसे होता था,
नॉर्थ इंडिया में भेज दिया, राजस्थान में या दिल्ली के साइड में सामान, बट जरूरत उस समय वेस्ट में थी क्योंकि वहाँ डिमांड ज़्यादा आ रही थी। इनको मालूम ही नहीं पड़ता था कब डिमांड कहाँ पर है, और जब गलत जगह भेज दिया तो वापस शिफ्ट करो, वापस माल को ट्रांसपोर्ट करो, तो माल खराब हो गया। इनको प्रॉफिट बचता ही नहीं था, कंपनी को इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा था, डीलर्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इन्होंने टेक्नोलॉजी लेकर आए, उससे एनालिसिस करते हैं। आज इनके जो कंप्यूटर है टेक्नोलॉजी एनालिसिस करके बता देती है कि दिवाली पे कौन सा पेंट कहाँ पे कितना चलेगा, उतना स्टॉक ये ऑलरेडी अवेलेबल करवा देते हैं। तो देखिए आप कैसे मार्केट के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ब्लू स्टार है, आज ब्लू स्टार 10,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनी मैं आपको बताता हूँ। 1943 में जब इनकी शुरुआत हुई थी तब ये रेफ्रिजरेटर्स, एसी इनका काम करते थे। धीरे धीरे इन्होंने मार्केट को टैप किया और समझा कि इंडिया में होटल सारे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आ रही हैं, फैक्ट्रीज आ रही हैं, ऑफिसेस आ रहे हैं। तो इनको समझ में आ गया हम B2C बाद में देखेंगे, पहले B2B में घुसते हैं। तो इन्होंने क्या करा, फैक्ट्रीज में गए, बिल्डिंग्स में गए, गवर्नमेंट ऑफिसेस में गए, वहां जाके कोलैबोरेशन करा, बल्क में एसी दिया, चाहे एयरपोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, मेट्रो स्टेशन हो, मॉल हो, IT पार्क हो, होटल हो, फैक्ट्री हो। और देखो ब्लू स्टार ने मार्केट को कैप्चर कैसे किया। अगर आज मेरे घर में एसी लगाए, वो खराब हो गया तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी, एक दिन चल जाएगा। बट कल कोई हॉस्पिटल के ICU में एसी खराब हो गया, फिर वहां पे फास्ट सर्विस चाहिए, तो इन्होंने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बेचना चालू कर दिए, जहां पे इनकी कंपनी रिपेयर, रिप्लेसमेंट, स्पेयर पार्ट्स, इंस्पेक्शन हर चीज का ध्यान रखेगी। वहां से इन्होंने हॉस्पिटल से लेके, सर्वर रूम से लेके, मॉल से लेके, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से लेके सबका ट्रस्ट जीता, और आज ये कंपनी 10,000 करोड़ की बन गई। देखिए आपको जरूरी नहीं कि स्पेसिफिकली आप हर जगह जाओ, B2B, B2C हर जगह घुस जाओ, एक मार्केट पकड़ के उसका राजा बन जाओ, वो है असली स्ट्रैटेजी बिजनेस बढ़ाने की। तो फैक्ट्री में आप ये चीज समझो, जब तक आप राजा नहीं बनोगे ना किसी इंडस्ट्री का, तब तक आपको ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। इन्होंने शुरुआत में ज्यादा फैक्ट्री नहीं लगाई, जब इन्होंने देखा हमारा एक्सपेंशन हो गया है, डिमांड आ गई है, फिर इन्होंने पैसा लगाया, खुद की और फैक्ट्रीज बनाई, प्रोडक्शन को बढ़ाया, उसको कंट्रोल करा, क्वालिटी कंट्रोल करा, मार्जिन को इंप्रूव करा, डिलीवरी को फास्ट करा। कई लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री, बड़ा ऑफिस, बड़े लैपटॉप्स, ये वो 100 चीजें पहले खरीद लेते हैं, शुरुआत नहीं करते। शुरुआत करो, पैसा बनाओ, उसको री इन्वेस्टमेंट करो। अब आपको एक और अच्छे ब्रांड की केस स्टडी देता हूँ, जो मार्केट के अंदर नए तो नहीं थे, बट जब एंड में आया तो मार्केट को पूरा कैप्चर कर लिया। एटलास साइकिल्स पहले बहुत चलती थी मार्केट के अंदर, ये मैं आपको 1960s की बात बता रहा हूँ। हीरो साइकिल मार्केट के अंदर, अब इनके पास इनोवेशन के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं था, बट इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ विद बढ़िया इंसेंटिव तैयार कर लिया, जिसके चक्कर में ये आज स्केल कर गए। और आज भी साइकिल की बात करोगे आज की जनरेशन में किसी से भी, तो उसको याद होगा हीरो साइकिल्स के बारे में। तो आप देखो इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग, सेल्स आप कैसे बढ़ा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया, ऑनलाइन SEO हो गया, वेबसाइट हो गया, इनको बढ़िया कैसे कर सकते हो। उसको बढ़िया कर दिया, पैसा बहुत बनेगा। कार देखो ने भी यही करा, इंश्योरेंस, फाइनेंस, यूज कार्स, समझ गए। वेबसाइट थी, ट्रैफिक लाए, कार बेचना खरीदना चालू करा, जैसे ही देखा ट्रैफिक आ गया, लोग आ गए, इकोसिस्टम तैयार हो गया। अब कस्टमर का डेटा है, उसको बेचा इंश्योरेंस, फिर बेचा फाइनेंस, फिर बेचा इंस्पेक्शन, फिर बेचा ऑक्शंस, मतलब जगह जगह से बेचना चालू कर दिया, डीलर्स को लीड देना चालू कर दिया। अब समझ गए, एक बार ट्रैफिक आया किसी एक चीज के लिए, अब उसको 10 चीजों में डाल दिया मोनेटाइजेशन के लिए। Cars24 ने भी सेम मॉडल को यूज करा। आपको क्या करना है, धंधे को बड़ा करना है, स्केल करना है। जब लीड्स आ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, तब मल्टीपल प्रोडक्ट सर्विस को लेकर आओ, ताकि और डायमेंशन में आपका धंधा एक्सपेंशन हो जाए। द स्लीप कंपनी जो बहुत अच्छी है, जिनकी केस स्टडी में काफी बार लोगों को समझाता हूँ कि देखो इन्होंने क्या करा, 1,000 करोड़ का धंधा बना लिया ऐसे क्राउडेड मार्केट के अंदर। देखो मार्केट में प्रॉब्लम क्या थी, अच्छे गद्दे नहीं थे, कुशन्स नहीं थे, मार्केट बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड था। तो इन्होंने समझ लिया हम ओवर क्राउडेड मार्केट में नहीं घुसेंगे, हम प्रीमियम क्वालिटी का मैट्रेसेस तैयार करेंगे, हर चीज़ तैयार करेंगे। और देखो मार्केट के अंदर कभी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया नहीं कि हम मैट्रेसेस बेचते हैं, ये सीधा बोलते हैं हम स्लीप बेचते हैं, इम्प्रूव योर स्लीप, इनका टैगलाइन है। तो आप समझ गए बात को, ये वो चीज़ कर रहे हैं जो कस्टमर का पेन पॉइंट है। और फिर इन्होंने देखा कि यार हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू जाएंगे, कमीशन दो, मार्जिन दो। डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा वो ब्रांड मेरे को 2,000 रुपये कमीशन दे रही है, तुम्हारी ब्रांड मेरे को 1,000 रुपये का दे रही है, तो मैं उसको बेचूंगा। तो इन्होंने D2C लॉन्च कर दिया, जब डायरेक्ट कंज्यूमर तक घुसे, कस्टमर जा जाके दुकान पे द स्लीप कंपनी के बारे में पूछने लग गया, खुद दुकानदार को उनका माल रखना पड़ गया। आप समझे, अगर आपकी मार्केट में लग रहा है एंट्री नहीं होने दे रहा, बीच में कोई दिक्कत पैदा कर रहा है, तो डायरेक्ट कस्टमर तक भी आज के टाइम में आप E-कॉमर्स, अमेजॉन, इन सब के थ्रू जा सकते हो विद राइट एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए इन्होंने जो कंटेंट मार्केटिंग करी वो बहुत तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से करी। क्यों? इन्होंने क्या करा, उन कीवर्ड्स को टारगेट करा जो कस्टमर सर्च करता है। जैसे मेरी बैक मॉर्निंग में हर्ट क्यों होती है, अब डॉक्टर के एड्स के साथ साथ स्लीप कंपनी का भी ऐड आना चालू हो गया। तो कस्टमर डॉक्टर को देखते देखते स्लीप कंपनी की वेबसाइट पर आ गया, बैक पेन को लेके, स्लीप को लेके हर
चीज को लेके। तो इन्होंने बहुत पेन पॉइंट्स वाले जो कीवर्ड्स थे उनको अपने एड्स में टारगेट किया, वहां से कस्टमर लेकर आए और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर गए। जैसे इनका मैट्रेसेस का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, अब इन्होंने ये नहीं करा कि हम दवाई बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे। अनरिलेटेड कैटेगरीज में नहीं गए, उस कैटेगरी में गए जहां पे इनका कस्टमर ऑलरेडी है। जैसे ऑफिस की चेयर्स बेचना, रिक्लाइनर्स बेचना, पिलोस बेचना, कुशंस बेचना, फर्नीचर बेचना। एक बार स्केल होने के बाद अनरिलेटेड कैटेगरी में आप गए, आपका धंधा वहीं पे खत्म हो जाएगा। कोलगेट ने क्या करा, जब बड़ा बना उन्होंने फ्रोजन फूड बेचना चालू कर दिए थे। प्रॉब्लम क्या, कस्टमर कंफ्यूज है। कोलगेट को क्या करते हैं, मुंह में घिसते हैं, उसके बाद थूक देते हैं। अब उनको लगा फ्रोजन फूड खाए कैसे कोलगेट को हम, तो वहां कंफ्यूजन पैदा हो गया। इसीलिए आपको स्केल अप करने के बाद कभी भी अनरिलेटेड कैटेगरी में नहीं जाना। जाना है तो नई ब्रांड को डेवलप करो, नया ब्रांड वैल्यू क्रिएट करो और उसको सेपरेट कर दो। जैसे रिलायंस ने जियो को लॉन्च करा फॉर इंटरनेट बिजनेस, क्योंकि रिलायंस को सब किससे जानते थे, केमिकल से, समझ रहे, पेट्रोल से, केमिकल से, पॉलिस्टर से। तो उन्होंने जियो को क्यों लॉन्च करा, अनरिलेटेड कैटेगरी के अंदर जाना था, उनको समझ में आ गया था इंटरनेट बिजनेस, डेटा जो हमारा बिजनेस है वो ऑयल से टोटली डिफरेंट है। तो उसके लिए जियो को लॉन्च किया गया, नया ब्रांड को मार्केट के अंदर लेकर आए। तो कभी भी सेम ब्रांड जो मार्केट में लीडर बन चुका है उसको अनरिलेटेड कैटेगरी में नहीं डालना है आपको। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम इस सीरीज में टोटल 50 वीडियोस लेकर आएंगे। ये उस सीरीज की सेकंड वीडियो थी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, सही में अच्छा लग रहा है, नॉलेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके आप हमारी टीम को अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, कंटेंट को लिखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं इस समय। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।